अब बोलिए नहीं, ध्यान से सुनिए। आज हम चर्चा करेंगे इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग की, ठीक है ना। तो कॉस्टिंग में ना दो सिस्टम होते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड और दूसरा होता है नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि हम सिंगल बुक्स मेंटेन करते हैं, कॉस्ट के लिए भी और फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए। यानी मतलब ये हुआ कि हम एक ही सेट ऑफ बुक्स रखेंगे जिसके द्वारा हमें कॉस्टिंग डिटेल्स भी मिल जाएंगी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिटेल्स भी मिल जाएंगी। इंटीग्रेटेड का मतलब ही होता है जोड़ना। हमने कॉस्ट को और फाइनेंशियल को जोड़ दिया, उससे उसका नाम पड़ गया इंटीग्रेटेड सिस्टम। नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होता है, हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अलग मेंटेन करते हैं जिसमें ट्रेडिंग P&L द्वारा हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट, और कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स अलग मेंटेन करते हैं। जैसे कॉस्ट शीट बनाते थे ना, उसकी एंट्रियां कर करके कॉस्ट शीट बनाते हैं थोड़ा अलग तरीके से। तो कॉस्टिंग के प्रॉफिट जैसे कॉस्ट शीट में निकालते थे अलग होते हैं, और फाइनेंशियल के प्रॉफिट जो ट्रेडिंग P&L से निकालते हैं अलग होते हैं। तो नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अलग हो जाते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स अलग हो जाते हैं, दोनों के प्रॉफिट अलग हो जाते हैं। इसलिए बाद में हमको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है इस चीज को मैच करने के लिए कि दोनों का जो डिफरेंस है वो वैलिड रीजंस की वजह से है, कोई हेरफेर या एरर की वजह से नहीं है। रिकंसिलिएशन का पर्पस ही सिर्फ ये होता है क्योंकि दोनों सिस्टम अलग प्रॉफिट बोल रहे हैं। फाइनेंशियल बोल रहा है 4 लाख, कॉस्टिंग बोल रहा है 3 लाख। तो आम आदमी तो सोचेगा भैया कोई हेरफेर है, कोई बेईमानी है, कोई चोरी है। तो हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर बताते हैं भाई ये जो 1 लाख का डिफरेंस है इन कारणों की वजह से है, जिसकी हमने चर्चा की थी रिकंसिलिएशन के चैप्टर में, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, वो बात। एक बात समझ लीजिए, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि कॉस्टिंग में खर्चे कैसे दिखाए जा रहे हैं। ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा दिखाया, अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कॉस्टिंग में खर्चा कम दिखाया। ये 2-4 बातें दिमाग में फिक्स होनी चाहिए, बिल्कुल हमें समझ होनी चाहिए जैसे हमें अपने नाम की समझ होती है। एब्जॉर्प्शन, चार्ज, रिकवर्ड, इनका एक ही मतलब है यहां पर कि कॉस्टिंग में हम उसको कैसे दिखा रहे हैं। ओवर रिकवर्ड, ओवर चार्ज, ओवर एब्जॉर्ब, मतलब कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा दिखाया। अंडर रिकवर्ड, अंडर चार्ज, अंडर एब्जॉर्ब, मतलब कॉस्टिंग में खर्चा कम दिखाया। तो अब ये देखिए, मैंने आपको सारी एंट्रीज लिखवा के समझा रहा हूं, एक एक एंट्री समझाऊंगा, आप ध्यान दें। ये हमारा वो सिस्टम है जब हमने नॉन इंटीग्रेटेड फॉलो किया। क्या फॉलो किया? नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड में जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर चुका हूं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अलग होंगे, कॉस्ट बुक्स यानी कॉस्ट रिकॉर्ड्स अलग होंगे। और दूसरा हमारा हो गया इंटीग्रेटेड में, इसमें सिर्फ एक ही बुक्स होंगी इंटीग्रेटेड। अब एक बात और समझिए, जब हम कॉस्ट की बुक्स मेंटेन करते हैं ना, तो हमारा एम सिर्फ खर्चों के ऊपर होता है। हम चाहते हैं खर्चों के और इनकम के रिकॉर्ड रखना, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता एसेट रिकॉर्ड में, कोई इंटरेस्ट नहीं होता लायबिलिटीज के रिकॉर्ड्स में, कोई इंटरेस्ट नहीं होता खर्चे और इनकम छोड़कर किसी और रिकॉर्ड्स में, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हमारा सारा ध्यान केवल खर्चे और इनकम में लगा होता है। तो हम खर्चे और इनकम से रिलेटेड अकाउंट्स तो खोलते हैं, बाकियों के लिए हम खोल लेते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या खोल लेते हैं? कई लोग इसको कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या कई लोग इसको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं। लिख लीजिए, खर्चे और इनकम के अलावा कॉस्टिंग में हम एक ही अकाउंट खोलते हैं जिसको बोलते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। यानी इसका मतलब हुआ कॉस्टिंग की बुक्स में ना तो कैश अकाउंट खुलेगा, ना मशीनरी अकाउंट खुलेगा, ना कैपिटल अकाउंट खुलेगा, ना क्रेडिटर्स अकाउंट खुलेगा, ना डेटर्स अकाउंट खुलेगा, ना बैंक अकाउंट खुलेगा, ना बीआर अकाउंट खुलेगा, ना बीपी अकाउंट खुलेगा। इन सब अकाउंट के लिए केवल एक ही अकाउंट खुलेगा जिसका नाम है
GLA जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या CLC कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या CLA कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बात बताइए, समझ आई आपको? यानी कॉस्ट बुक्स के अंदर केवल किसके खाते खुलेंगे? इनकम के और खर्चों। कोई रियल अकाउंट नहीं खुलेगा दोस्तों, कोई पर्सनल अकाउंट नहीं खुलेगा दोस्तों। रियल और पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करने वाला केवल एक ही अकाउंट खुलेगा। जैसे सबका मालिक एक, उसी तरह यहां सभी एसेट और लायबिलिटी का अकाउंट एक, और उसका नाम GLA, CLA या CLC कंट्रोल या एडजस्टमेंट वर्ड लगा दो। एग्जाम्पल यही है। जनरल लेजर एडजस्टमेंट खोलिए, कैश की जगह, बैंक की जगह, बाकी एंट्री से और क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहली एंट्री करते हैं हम परचेज ऑफ मटेरियल। अब जब हम मटेरियल परचेज करते हैं तो फाइनेंशियल बुक्स में क्या एंट्री करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश या टू क्रेडिटर्स। कोई डाउट? और कॉस्ट बुक में हमारा कोई मन नहीं होता क्रेडिटर अकाउंट खोलने का, कैश अकाउंट खोलने का, इसलिए उसकी जगह क्या हो जाता है? टू GLA। और यहां चूंकि हम पूरा अच्छा हिसाब किताब लगाते हैं, इसलिए परचेज अकाउंट की जगह जो नाम यूज करते हैं वो है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। अब अगर हम इंटीग्रेटेड में जाएं तो इंटीग्रेटेड में हम दोनों के सुख भोगना चाहते हैं। इंटीग्रेटेड की एंट्री बड़ी सिंपल है। आप GLA हटा दीजिए और उसकी जगह जो भी फाइनेंशियल लेजर में यूज किया गया है वो ही यूज करिए। तो यानी दोस्तों क्या एंट्री हो जाएगी? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक क्रेडिटर्स। बेटे एक एंट्री आपने सीख ली, सारी सीख गए, इसलिए ध्यान दें। परचेज ऑफ मटेरियल नॉर्मल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक क्रेडिटर्स फाइनेंशियल के अंदर। कॉस्ट के अंदर परचेज की जगह रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, और रियल और पर्सनल अकाउंट की जगह टू GLA। इंटीग्रेटेड में हम दोनों सुख भोगना चाहते हैं तो परचेज मत यूज करिए, वही कॉस्ट वाली एंट्री करिए, बस GLA की जगह एक्चुअल नाम लिख दीजिए फाइनेंशियल वाला। यानी देखा जाए कॉस्ट की एंट्री और इंटीग्रेटेड की सेम है, बस GLA हटाना है और उसकी जगह रियल वाला नेम लिखना है। यानी एंट्री क्या हो जाएगी? टू कैश ऑब्लिक क्रेडिटर्स। सही से बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? आइए दूसरी चर्चा करें, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। कृपया ध्यान दें, फाइनेंशियल के लिए एंट्री होगी क्रेडिटर्स टू कैश। चूंकि नोट करें इसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, कोई इनकम इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए आपने कॉस्ट बुक्स के अंदर कोई एंट्री नहीं की। और इंटीग्रेटेड में सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी। जो एंट्री केवल कॉस्टिंग में आएगी, जो एंट्री केवल फाइनेंशियल में आएगी, वो इंटीग्रेटेड में एज इट इज आ जाएगी। इंटीग्रेटेड का मतलब ही होता है जोड़ दो, जोड़ दें, उसका मतलब ही ये होता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो दोनों हमारे पर्सनल और रियल अकाउंट इन्वॉल्व है। क्रेडिटर हो गया पर्सनल, कैश हो गया रियल, और इन दोनों अकाउंट को हम कॉस्ट लेजर में नहीं खोलते, उसकी जगह GLA खोलते हैं। तो अगर मैं इसकी एंट्री करूं भी कॉस्ट लेजर में तो बेटा एंट्री हो जाएगी GLA डेबिट टू GLA। ये कोई मैनर्स हुए? उसी को डेबिट कर दो, उसी को क्रेडिट कर दो, इसलिए वो वाली एंट्री हमने नहीं की। और इसकी जो इंटीग्रेटेड में एंट्री आई वो सेम आ गई। थर्ड केस देखिए, इशू ऑफ मटेरियल। जब मटेरियल इशू हो रहा है कोई एंट्री नहीं होती फाइनेंशियल में, क्योंकि वहां इससे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन कॉस्टिंग में होगी, कॉस्टिंग में हमने देखना है, हमने खर्चों की डिटेल को स्टडी करना है। अब जो मटेरियल है, ध्यान लगाएं, अगर डायरेक्ट मटेरियल है जो कि प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है, सदा याद रखिए हमारे खर्चे होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट को बोलते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स तीन जगह होते थे, आपको याद होना चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और हर चीज के तीन ही क्लासिफिकेशन होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। अगर ये डायरेक्ट है तो ये प्राइम कॉस्ट है, इनडायरेक्ट है तो ये ओवरहेड्स है। तो अब जब मटेरियल इशू करेंगे तो हमें देखना है, जो डायरेक्ट मटेरियल होगा, ध्यान दें, वो चला जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस वो अकाउंट होता है जिसमें हम
सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल चला जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो डिफरेंट ओवरहेड्स में चले जाएंगे। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में इस्तेमाल हुआ है तो बेटे फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, एडमिन में इस्तेमाल हुआ है तो बेटे एडमिन ओवरहेड में जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, खर्चा डेबिट और देने वाला अकाउंट क्रेडिट। ये आपके सारे नॉमिनल अकाउंट ही, राइट। और आपको मैंने पहले भी अर्ज किया, इंटीग्रेटेड में सेम एंट्री रिपीट हो जाती है, जो एंट्री दोनों में से किसी एक में हो, इंटीग्रेटेड में वो एज इट इज आ जाती है। बताइए क्लियर है आप लोगों को? अब रिपीटिशन होगा, आपको क्लियर है बेटा? अब रिपीटिशन होगा, देखिए जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस है, देखिए अब बिल्कुल रिपीटिशन है। फाइनेंशियल में वेजेस कंट्रोल टू कैश, फाइनेंशियल में वेजेस, सॉरी कंट्रोल गलती से बोल गया, वेजेस टू कैश, कंट्रोल वर्ड हम कॉस्ट में लगा, वेजेस टू कैश। कॉस्ट लेजर में वेजेस कंट्रोल टू जीएलए। अब आप गैस करिए, जब हम इधर जाएंगे तो जीएलए की जगह क्या यूज कर देंगे, कैश, वेजेस कंट्रोल टू कैश। अब वेजेस भी हम चार्ज कर रहे हैं, इस तरह की कोई एंट्री फाइनेंशियल में नहीं होती। आपको पता होगा सारी की सारी वेजेस जो है हम उठाकर ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां हम देखेंगे वेजेस का खर्चा कहां जा रहा है। अगर डायरेक्ट वेजेस होगा तो वो चला जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में, और अगर इनडायरेक्ट वाले वेजेस होंगे तो वो देखने पड़ेंगे कहां जा रहे हैं। अगर इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री से रिलेटेड है बेटा तो फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन से रिलेटेड है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग से रिलेटेड है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और 2 में वेजेस कंट्रोल। फाइनेंशियल बुक में याद रखिए वेजेस कभी भी चार्ज नहीं होती, कोई भी खर्चा फाइनेंशियल बुक में चार्ज नहीं होता है, वो उसका अपना एक अलग हेड खुल जाता है जो एंड में ट्रेडिंग या P&L में चला जाता है। कोई भी अकाउंट उसमें खर्चे का चार्ज नहीं होता, बाइफर्केशन जैसी कोई चीज वहां नहीं है। फोर्थ में हम पेमेंट कर रहे हैं वेजेस की, केवल ध्यान दें फोर्थ एंट्री के अंदर हम वेजेस की मात्र पेमेंट कर रहे हैं, और फिफ्थ के अंदर हम वेजेस को अपोर्शन और एलोकेट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं वेजेस कहां हुई है, उस खर्चे में उस जगह वेजेस को चार्ज करना है, कॉस्ट का एलोकेशन हो रहा है। जैसे समझिए फोर्थ एंट्री में मैं संतरे लाया और फिफ्थ एंट्री में मैं संतरे आप में बांट रहा हूं, 2 मैंने दे दिए अजय को, आधा दे दिया सान्या को, 6 दे दिए सरज को, इसको 1 दे दिया, इसको 1.5 दे दिया। संतरे का जो अपोर्शनमेंट हो रहा है वो क्या है आपका फिफ्थ एंट्री में, यानी खर्चों की बटाई हो रही है, और फर्स्ट में खर्चों की पेमेंट। बड़ा अच्छा एग्जांपल है, फर्स्ट क्या गया फोर्थ में हम संतरे लाए, वेजेस पे करे, संतरे लाते तो पे करते, वेजेस लाए पे करे, और फिफ्थ में उन वेजेस को सही जगह बांट रहे, जैसे संतरे आप में बांट रहा हूं। समझ आया कि नहीं आया? यही आपका इंटीग्रेटेड है, और आपका मतलब कॉस्टिंग है, और इंटीग्रेटेड में कॉस्ट वाली सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी। अब आप देखिए ना, डिटेल में बात कर रहे हैं यहां पर, किधर कॉस्टिंग के अंदर। फाइनेंशियल में तो भाई साहब 4 एंट्रियां बनती हैं, खर्चा हो एक्सपेंस टू कैश, इनकम हो कैश टू इनकम, बस एसेट लिया है एसेट टू कैश, लायबिलिटी भी की लायबिलिटी, वो तो रेडी रेडी एंट्री है, वो अलग बात है। वेजेस के लिए हम वेजेस टू कैश करते हैं, सैलरी के लिए सैलरी टू कैश करते हैं। अब पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस की चर्चा करेंगे। फाइनेंशियल के अंदर बस उस एक्सपेंस का नाम टू कैश, जैसे सैलरी दी सैलरी टू कैश, स्टेशनरी दी स्टेशनरी टू कैश, बिजली का बिल दिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश। पर यहां ऐसा नहीं है, हम ये देखेंगे कि वो खर्चा कहां हो रहा है। अगर वो डायरेक्ट खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, और अगर इनडायरेक्ट है तो हम देखेंगे वो इनडायरेक्ट खर्चा कहां हो रहा है।
उदाहरण के लिए रेंट ले लीजिए, अगर फैक्ट्री का रेंट है तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिटेड, ऑफिस बिल्डिंग का रेंट है ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल डेबिटेड, अगर सेल्स डिपो का है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल डेबिटेड। अब टू कैश तो साहब यहां लिखेंगे नहीं, उसकी जगह क्या आ जाएगा टू जीएलए, क्यों? क्योंकि हम यहां पर रियल और पर्सनल अकाउंट नहीं खोलते। लेकिन दोस्तों जब इंटीग्रेटेड में जाएंगे तो जीएलए हटा के उसकी जगह वही टू कैश लिख देंगे जो फाइनेंशियल में लिखा है। अब आ रहा है आपको समझ में रहेगा ना, ध्यान से देखेंगे आपको लगेगा रिपीटिशन, कोई खास बात। अब आ गई चार्जिंग वाली बात, थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था ये चार्ज करना, एब्जॉर्ब करना, रिकवर करना, ये कॉस्टिंग की प्रक्रिया है। अकाउंट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। चार्ज का मतलब है जो खर्चा है वो दिखाओ, जो हुआ है वो मत दिखाओ, जो खर्चा है वो दिखाओ। अब मान लीजिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कॉस्टिंग में और फाइनेंशियल में क्या फर्क है मैं बता रहा हूं, सुनिए। खर्चा होना चाहिए था 10,000, हमारी बेवकूफी से हो गया 12,000, तो अकाउंट्स में तो हम 12,000 ही खर्चा दिखा देते हैं, पर कॉस्टिंग वाले कहते हैं नहीं आप पेमेंट 12 की करो, पर कस्टमर को जब चार्ज करोगे, जब सेलिंग प्राइस निकालोगे उसके लिए आप 10 ही लेके जाओ, और वो जो 2,000 का आपने एक्स्ट्रा खर्चा करा है वो आपका नुकसान है, वो अपने अलग वाले P&L में लेके जाना, वहां प्रॉफिट कम करो। पर जब कस्टमर के लिए हिसाब बना रहे हो तो वहां खर्चा क्या दिखाओ 10 है। अब ये समझिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मेरा को आपके क्लास के लिए आने के लिए, जो घर से यहाँ आता हूं मैं क्लास लेने, तो मेरा जो महीने का है 25,000 रुपये खर्च होना चाहिए। अब ऐसा मैं मूडी आदमी हूं, मैं घूमता फिरता आता हूं, 25 की जगह 35,000 खर्च हो गया, तो अकाउंट्स में तो मैं 35 ही दिखा दूंगा खर्चा, पर कॉस्टिंग में दूंगा नहीं। जब आप इस बैच का प्रॉफिट निकाल रहे हो तो वहां खर्चा 25 ही दिखाओ, 10 एक्स्ट्रा हुआ है उसको बाद में P&L में अलग से दिखा दो, पर जब इस बैच का प्रॉफिट निकालोगे तो उसके लिए खर्चा 25 होना चाहिए। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? चार्जिंग ऑफ ओवरहेड्स। समझिए इस बात, कॉस्टिंग की बेटा जड़ ही यही है, कॉस्टिंग की नींव ही यही है कि नॉर्मल खर्चा कस्टमर को चार्ज करो, अब नॉर्मल खुद बर्दाश्त करो। नॉर्मल कस्टमर को चार्ज करो, अब नॉर्मल खुद बर्दाश्त करो, चाहे वो खर्चा हो चाहे वो इनकम, राइट। अब हम चार्ज करेंगे ओवरहेड्स। आपको याद होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स जो होते हैं वो वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट से पहले कैलकुलेट होते हैं। याद करिए, कॉस्ट शीट याद करिए, आप लोग कॉस्ट शीट निकाल लीजिए, शर्माइए मत, कॉस्ट शीट निकाल लीजिए। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड हमने वर्क इन प्रोग्रेस से पहले कराया, तो इसलिए जो फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज किए जाते हैं वो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में चार्ज की जाती है। तो एंट्री क्या होगी? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। बेटे सदा याद रखिए, मैं आपको बड़ी प्यारी चीज बता रहा हूं, आप 1 मिनट कॉस्ट शीट खोल लें, आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास कॉस्ट शीट है इसमें, ये देखिए मैं आपको कॉस्ट शीट दिखाता हूं। देखिए वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट से पहले चार्ज हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड, फिनिश स्टॉक की एडजस्टमेंट से पहले चार्ज हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और कॉस्ट ऑफ सेल से पहले चार्ज हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां से एक पॉइंट कैच करिए, फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज होते हैं वर्क इन प्रोग्रेस को, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चार्ज होते हैं फिनिश स्टॉक को, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चार्ज होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। बहुत डिटेल में एंट्रियां सिखा रहा हूं, ध्यान देंगे तो बहुत आनंद आएगा। याद रखिए फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज होते हैं वर्क इन प्रोग्रेस को, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चार्ज होते हैं फिनिश्ड स्टॉक, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चार्ज होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये देखिए, तो हमने फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज किए, एंट्री हो गई वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल टू फैक्ट्री ओवरहेड, और इंटीग्रेटेड में सेम एंट्री रिपीट हो गई। पर इसमें साथ कोई एंट्री नहीं होती, इस तरह की कोई चीज हमने कभी भी 11-12 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं सीखी। खूब पढ़ी आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग 11-12। अब जो माल तैयार हो गया, आप सोचिए वर्क इन प्रोग्रेस तो एक डब्बा है, अब इसमें जो माल तैयार हो गया वो वर्क इन प्रोग्रेस से निकल के कहां जाएगा? फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक में क्यों जाएगा? भाई तैयार हो गया है ना, फिनिश्ड हो गया है।
तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफर फिनिश्ड गुड्स। साहब यहां कोई एंट्री नहीं, और यहां फिनिश स्टॉक कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। क्रेडिट द गिवर डेबिट द रिसीवर वाला रूल भी लगा सकते हो, ऑल्दो फिट नहीं होता यहां, पर बड़ा आसान है लगाने। जहां से माल जाए वो क्रेडिट, जहां आए वो डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वर्क इन प्रोग्रेस से जा रहा है, फिनिश स्टॉक में आ रहा है, तो एंट्री हो गई फिनिश स्टॉक कंट्रोल डेबिटेड टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल। सेम एंट्री यहां रिपीट होगी। क्लियर? अब आइए, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहां चार्ज होते हैं, फिनिश स्टॉक। तो इसलिए अब आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चार्ज करेंगे। फिर वही बात, फाइनेंशियल में कोई एंट्री नहीं, अब चार्ज कर रहे हैं, खर्चा हो रहा है, तो फिनिश स्टॉक कंट्रोल डेबिटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। फिर वही बात, खर्चा कहां जा रहा है, फिनिश स्टॉक। कहां से जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो जहां से जाएगा वो क्रेडिट, और जहां पर जाएगा वो डेबिट। इंटीग्रेटेड में सेम एंट्रीज हो जाएंगी। अब नेक्स्ट, भाई साहब तैयार माल हो गया था फिनिश स्टॉक में, वहां हमने खर्चा भी चार्ज कर दिया। अब जो बिक गया वो फिनिश स्टॉक से निकालकर कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालेंगे। क्यों? बिक गया है ना, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ट्रांसफरिंग गुड्स सोल्ड। इसमें तो कोई एंट्री नहीं होती, इसमें हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल टू फिनिश स्टॉक कंट्रोल। और बेटे इंटीग्रेटेड में सेम। अब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ गए। आपको याद होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में कौन से ओवरहेड जुड़ते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो बेटे अब हम चार्ज करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फाइनेंशियल में कोई एंट्री नहीं, कॉस्टिंग के अंदर खर्चा दिखा रहे हैं, कहां, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, वहां खर्चा जा रहा है। कहां से जा रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से। तो जहां से जाएगा वो क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जहां पे आएगा वो डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। और सेम एंट्री आप देखिए हम कहां कर देंगे, आपके इंटीग्रेटेड। फिर देखिए आप, बड़ा सिंपल है, दोनों स्लाइड एक बार रिवाइज कर लीजिए। मटेरियल खरीदते हैं, कॉस्टिंग का देखिए, फाइनेंशियल तो आपको आता है। मटेरियल खरीदा, मटेरियल कंट्रोल टू जीएल। मटेरियल पहुंचाया, डायरेक्ट वर्क इन प्रोग्रेस, इनडायरेक्ट, तीन तरह के ओवरहेड में पहुंचाया टू मटेरियल कंट्रोल। इंटीग्रेटेड और कॉस्टिंग सेम है, बस जीएलए की जगह नाम आ जाएगा अकाउंट का। फिर वेजेस पे करी, वेजेस कंट्रोल टू जीएलए। वेजेस चार्ज करी, डायरेक्ट तो वर्क इन प्रोग्रेस, इनडायरेक्ट तो तीन तरह के ओवरहेड, डेबिट टू वेजेस कंट्रोल। कोई डाउट? एक्सपेंस पे किए, कौन से एक्सपेंस है, डायरेक्ट है वर्क इन प्रोग्रेस, इनडायरेक्ट है तो कहां के हैं, फैक्ट्री के फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन के एडमिन ओवरहेड, सेलिंग के सेलिंग टू जीएल। अब भाई साहब फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करो, कहां पर, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस टू फैक्ट्री ओवरहेड। तैयार माल वर्क इन प्रोग्रेस से निकालकर फिनिश स्टॉक में भेजो, फिनिश स्टॉक टू वर्क इन प्रोग्रेस। अब फिनिश स्टॉक में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चार्ज करो, फिनिश स्टॉक टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल। बिके हुए माल को फिनिश स्टॉक से निकालकर कॉस्ट ऑफ सेल्स में भेजो, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश स्टॉक। और अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चार्ज करो, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब सेल्स, फाइनेंशियल में आपकी अपनी चिर परिचित जानी पहचानी एंट्री, कैश और डेटर्स टू सेल्स अकाउंट। आपकी वही चिर परिचित एंट्री सेल्स की, क्या, सेल्स और डेटर्स टू सॉरी कैश और डेटर्स टू सेल्स अकाउंट। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की, तो ना कैश आएगा ना डेटर्स आएगा, जीएलए आ जाएगा, जीएलए टू सेल्स कंट्रोल। और इंटीग्रेटेड में मैंने बताया हुआ है जीएलए की जगह ओरिजिनल आइटम आ जाएगी, वो है कैश या डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश टू डेटर्स फाइनेंशियल,
चूंकि खर्चा इन्वॉल्व नहीं है इसलिए कॉस्ट लेजर में कोई एंट्री नहीं, और इंटीग्रेटेड में रिपीट हो जाएगी एंट्री। अब याद करो, हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में सारा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लिया था, फिनिश स्टॉक से गुड्स ले आए थे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ लिए थे, तो वो फिगर कॉस्ट ऑफ सेल्स की होगी। वो सारी की सारी फिगर हम डाल देते हैं सेल्स कंट्रोल में। कहां डाल देते हैं? सेल्स कंट्रोल के डेबिट में। इससे क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स खत्म, टोटल कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स से निकली और सेल्स कंट्रोल में चली गई। डेबिट व्हाट कम्स इन सेल्स कंट्रोल में आ गई, डेबिट कहां से आई? कॉस्ट ऑफ सेल्स से टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेम एंट्री आपकी इंटीग्रेटेड में हो जाएगी। अब ध्यान दो बड़े ध्यान से, सेल्स कंट्रोल अकाउंट में सोचो, क्रेडिट साइड पे तो सेल्स है, कौन सी वाली एंट्री? ये वाली। क्रेडिट साइड पे तो सेल्स है और साहब डेबिट साइड पे उसकी कॉस्ट है, तो जो डिफरेंस है वो क्या होगा? प्रॉफिट। कॉस्ट शीट देखो ना यार, कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स का डिफरेंस ही तो है प्रॉफिट। नॉर्मली कॉस्टिंग में लॉस नहीं आता नॉर्मली, तो वो जो प्रॉफिट है उसके लिए यहां फाइनेंशियल में तो आप ट्रेडिंग P&L बनाते हो, पर यहां तो आपका प्रॉफिट निकल ही आया किसमें? सेल्स कंट्रोल में। तो दोस्तों सेल्स कंट्रोल में से प्रॉफिट आप कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट है इसलिए कॉस्टिंग P&L में क्रेडिट हो जाएगा। गैस करिए अगर लॉस होता तो क्या होता है, जो कि रेयर है, रिवर्स है, कॉस्टिंग P&L डेबिटेड टू सेल्स कंट्रोल। अच्छा, यहां पर हम इंटीग्रेटेड में कॉस्टिंग P&L की जगह वर्ड यूज करते हैं P&L, क्योंकि इंटीग्रेटेड है, टोटल प्रॉफिट निकाल। मजा आया कि नहीं आया? अब ये देखो जरा, सुनना ध्यान से, अब बड़ा चर्चा का विषय है, छोटे छोटे बड़े प्यारे क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा, पर पहले जरा ध्यान से सुने, यहां थोड़ा सा पॉइंट है। देखो जितने भी ओवरहेड है, 3 ओवरहेड थे, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इन ओवरहेड्स के एक तरफ खर्चे आ गए। कौन कौन से खर्चे? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और दूसरी तरफ वो खर्चा चार्ज हो जाता है। कोई भी अकाउंट आप देखो जरा एक बारी, वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री ओवरहेड बनाता हूं, जरा इसको देख लो, फैक्ट्री ओवरहेड ध्यान से देखो। देखो फैक्ट्री ओवरहेड यहां डेबिट हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, यहां डेबिट हुआ इनडायरेक्ट वेजेस, यहां डेबिट हुआ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हाँ के ना, और यहां क्रेडिट हुआ वो जो खर्चा चार्ज हुआ। तो इसका डिफरेंस क्या होगा? अंडर या ओवर एब्सॉर्ब? रिपीट। हाँ, मैं आपको इसका बना के दिखाता हूं एक जगह। आइए देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड का दिखाता हूं। देखिए अभी मैंने आपको एंट्रियां दिखाई थी अलग अलग, याद करिए, उसके 3 चीजें दिखाई थी। आपके पास एंट्रियां लिखी हुई है, आप उसमें भी देख सकते हैं। मटेरियल कंट्रोल, देखिए, वेजेस कंट्रोल चेक कर लिए, और एक्सपेंसेस के लिए 2GLA चेक करिए, और जो आपने चार्ज किया था वो बाय वर्क इन प्रोग्रेस चार्ज किया था। अब एक उदाहरण बनाते हैं, मान लो मटेरियल है 10,000, वेजेस है 15,000, एक्सपेंस है 5,000, और जो हमने चार्ज किया है मान लो वो है 25,000 या 26,000 का। तो बेसिकली ये बच गया ना आपका बैलेंस 4,000, क्योंकि हुआ तो खर्चा कितना है? 30, पर भाई साहब चार्ज तो 26 ही कर रहे हो। हाँ, ये तो लॉस हो गया। अंडर चार्ज में तो लॉस होता है। देखो अंडर चार्ज का मतलब क्या हुआ? लॉस। क्यों? क्योंकि भैया खर्चा ज्यादा हुआ है, चार्ज तो कम करना है, लॉस हो गया। अब ओवर एब्जॉर्ब में सोचो क्या होगा? प्रॉफिट, हाँ के ना? अब सुनो, कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है कॉस्टिंग में, कॉस्ट रिकॉर्ड्स में। एक कैरी फॉरवर्ड और 2 ट्रांसफर टू CP&L। मतलब अगर आपको यह लगता है कि जैसे इस बार अंडर या ओवर हो गया है, अगले साल उल्टा हो जाएगा,
तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो ना, अगले साल वो अपने आप कट जाएगा। हाँ देखो, जो व्यक्ति जिस व्यापार में होता है उसको पूरा आइडिया होता है। आपको अजीब लग रहा होगा पर सबको आइडिया होता है। अब आप डॉक्टर के पास ही जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं भाई साहब यहाँ दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर थोड़ी इसको एकदम काट के देखता है अंदर क्या हो रहा है। वो आपसे दो बातें पूछता है, दर्द किस वक्त हुआ था, दर्द से पहले आपने क्या खाया था, और अपने एक्सपीरियंस से आपको ऐसी दवाई देता है, आप ठीक हो जाते हैं। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं, बच्चों को बड़ा अचंभा लगता है, वो इसलिए कि उनके लिए नई बात है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, कभी अचंभित होते हो, यार मैंने उसको 4 बातें बताई, पता नहीं यार उसने काट के भी नहीं देखा अंदर से, जस्ट दवाई दे दी और मैं ठीक हो गया। अपने आप में करिश्मा ही है, वो उसका एक्सपीरियंस है। तो जो व्यक्ति जिस व्यापार में होता है उसको उसकी टेक्निकलिटीज पता होती है। तो अब अगर इस बिजनेसमैन को पता है, जिसकी ये बुक्स है, कि भाई इस साल मेरा अंडर है, अगली बार ओवर हो जाएगा, या इस साल ओवर है अगली बार अंडर हो जाएगा, तो वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। लेकिन उसको लग रहा है नहीं यार ऐसे नहीं अच्छा है, अगले साल का क्या मतलब है, ये तो इसी साल का है, तो फिर वो कहां डाल दे उसे, कॉस्टिंग पीएनएल। लेकिन बेटे मेरी बात पर ध्यान दे, इंटीग्रेटेड में तो आपको लेके ही पीएनएल में जाना पड़ेगा, एक ही ट्रीटमेंट है। वो इसलिए क्योंकि इंटीग्रेटेड में आपने एक्चुअल प्रॉफिट भी तो निकालने हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड जब अलग होते हैं तो एक्चुअल प्रॉफिट तो आपको किससे मिल जाएंगे, फाइनेंशियल से। लेकिन इंटीग्रेटेड ने तो दोनों काम करने, और अगर आप अंडर और ओवर को अगले साल ले जाओगे तो इस साल तो आपने पूरे खर्चे दिखाए नहीं, तो सही प्रॉफिट भी नहीं आएगा। तो इतनी बढ़िया बात बताई, अब देखिए समझ में आई कि नहीं। मैंने पूरी कहानी क्या समझाई कि अंडर या ओवर अगर आ रहा है तो कॉस्टिंग में आपके पास 2 ऑप्शन है, एक कैरी फॉरवर्ड करें, 2 कॉस्टिंग पीएनएल में ले जाए। लेकिन साहब इंटीग्रेटेड में आपके पास 2 रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता पीएनएल, और लॉजिक बता दिया मैंने आपको। अब यहां पर यही चर्चा की है। देखो अंडर एब्जॉर्प्शन अभी मैंने बताया था आपको क्या होता है, लॉस। क्या होता है, लॉस। तो यहां तो कोई एंट्री नहीं होती थी, यहां आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट कर दीजिए। जब कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो हम क्या करते हैं, सस्पेंस नाम यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं, सस्पेंस, ओवरहेड सस्पेंस। अगर फैक्ट्री ओवरहेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड सस्पेंस कह देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सस्पेंस। लेकिन जैसा कि अभी हम चर्चा कर चुके हैं, इंटीग्रेटेड में कोई कैरी फॉरवर्ड वाला सिस्टम नहीं होता, उसको पीएनएल में जाना। क्योंकि अंडर एब्जॉर्प्शन लॉस है तो इसलिए पीएनएल क्या होगा, डेबिट। चाहे सीपीएनएल हो चाहे पीएनएल हो, वो डेबिट होगा। आप इधर चेक भी कर सकते हैं राजे, देखिए अब ये अंडर एब्जॉर्प्शन का केस है ना, तो या तो इसको सीपीएनएल में ले जाओ या क्या करो, फैक्ट्री ओवरहेड सस्पेंस। चेक करो ये अकाउंट डेबिट हो गया और ओवरहेड अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट। अंडर एब्जॉर्प्शन मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। अब दिमाग लगाइए, ओवर एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, 17th में रिवर्स। क्या होगा, रिवर्स। क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कॉस्टिंग पीएनएल में क्रेडिट कर सकते हो या सस्पेंस में क्रेडिट कर सकते हो, पर इंटीग्रेटेड में केवल पीएनएल में ही क्रेडिट करो। तो आप देखिए कितना सिस्टमैटिक और कितना इजी है। इंटीग्रेटेड और कॉस्ट रिकॉर्ड्स में कोई फर्क नहीं है। जीएलए हटाओ, एक्चुअल नाम लगाओ। क्या बनता है, जीएलए हटाओ, एक्चुअल नाम लगाओ, और जो एंट्री केवल एक में हुई है वो एज इट इज इंटीग्रेटेड में आ जाए। तो सारी स्थितियां मैंने आपकी इसमें इलस्ट्रेट कर दी है। अगर आप ध्यान से देखें, सारी की सारी एंट्री सीक्वेंस के साथ, कॉस्ट शीट के साथ बताइए। क्लियर हुआ कि नहीं, राइट? तो एक बार फिर देखिए, मैंने आपके लिए छोटे छोटे भी और अकाउंट्स बनाए हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अब आपके टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए, देखते हैं कौन बच्चे सही जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन, परचेज ऑफ मटेरियल। आइए साहब, पहले छोटे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सिंपल। परचेज ऑफ मटेरियल बताइए, फाइनेंशियल में क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और इंटी, और ये तो होगी उसकी, और आपकी कॉस्टिंग में क्या होगी, कॉस्ट रिकॉर्ड, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू जीएल, और इंटीग्रेटेड में
मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक क्रेडिटर्स, दोनों चल सकते हैं, कैश भी और क्रेडिटर्स, राइट। फिर पेमेंट ऑफ वेजेस, बिल्कुल सही। फाइनेंशियल में वेजेस टू कैश, कॉस्टिंग में वेजेस कंट्रोल टू जीएलए और इंटीग्रेटेड में वेजेस कंट्रोल टू कैश। तो तीन उनों की एंट्री समझ ली। अब जब मटेरियल इशू करेंगे फाइनेंशियल में कोई एंट्री नहीं, कॉस्टेड रिकॉर्ड्स के अंदर वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट डायरेक्ट से, इनडायरेक्ट के लिए फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, और इंटीग्रेटेड में सेल। चार्जिंग ऑफ वेजेस की फाइनेंशियल में कोई एंट्री नहीं, कॉस्टिंग के अंदर डायरेक्ट वेजेस के लिए वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल डेबिटेड, इनडायरेक्ट के लिए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, एडमिन ओवरहेड कंट्रोल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल टू वेजेस कंट्रोल, इंटीग्रेटेड में सी। पेमेंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस पूछा है सर। फाइनेंशियल में एक्सपेंस टू कैश, कॉस्टिंग में WIP टू GLA और इंटीग्रेटेड में WIP कंट्रोल टू कैश, सिर्फ डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट के लिए FA में फाइनेंशियल अकाउंट्स में एक्सपेंस टू कैश, कॉस्टिंग के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, एडमिन ओवरहेड कंट्रोल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल टू GLA और इंटीग्रेटेड में टू GLA की जगह टू कैश, कंट्रोल ओवरहेड कंट्रोल डेबिट टू कैश, जो भी ओवरहेड। चार्जिंग फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ चार्ज होता है? WIP कंट्रोल टू फैक्ट्री ओवरहेड, FA में कोई नहीं और कॉस्टिंग में और इंटीग्रेटेड में सेम। चार्जिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फिनिश स्टॉक कंट्रोल टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेम एंट्री, कॉस्टिंग में, इंटीग्रेटेड में, फाइनेंशियल में कोई नहीं। ऑफिस ओवरहेड चार्ज करना, ऑफिस एडमिन ओवरहेड चार्ज करना, फिनिश स्टॉक कंट्रोल टू ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल, सेम एंट्री, कॉस्टिंग में और इंटीग्रेटेड में, FA में, फाइनेंशियल में कोई नहीं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ चार्ज होते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, दोनों में, फाइनेंशियल में कोई नहीं। अब फिनिश स्टॉक कहां से कहां जाते हैं? फिनिश स्टॉक जो तैयार हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश स्टॉक, फिनिश स्टॉक कंट्रोल टू वर्क इन प्रोग्रेस। FA में कोई नहीं, बाकी दोनों में सेम। कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां से कहां जाती है? सेल्स कंट्रोल में जाती है, तो सेल्स कंट्रोल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स कंट्रोल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, FA में कोई नहीं और कॉस्टिंग और इंटीग्रेटेड में सेम है। सॉरी, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, थोड़ा गलती हो गई, मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स पढ़ा था, दो है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स अलग है, दो आ रही है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ध्यान दें, देखो इधर देखो, सुनो 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 सुनो, देखो मैं आपके लिए एक टेबल बना देता हूं, आपको और बढ़िया लगेगा। वर्क इन प्रोग्रेस से माल जाता है फिनिश स्टॉक, फिनिश स्टॉक से माल जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स से माल जाता है सेल्स, यहां फिनिश्ड गुड्स जाते हैं, क्या जाते हैं? फिनिश्ड गुड्स। ये पता है कौन सी कॉस्ट होती है जो वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश स्टॉक जाती है? ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट होती है। क्या होती है? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। और फिनिश स्टॉक से कॉस्ट ऑफ सेल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ सेल से सेल्स में जाती है टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, फाइनल। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए एंट्री क्या होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश स्टॉक, और कॉस्ट ऑफ सेल्स ट्रांसफर करने की क्या होगी? सेल्स कंट्रोल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। आइए एक बार फिर देखें, पहले फिनिश स्टॉक ट्रांसफर करने की क्या होगी? फिनिश स्टॉक टू वर्क इन प्रोग्रेस,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रांसफर करने की क्या होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश स्टॉक। और कॉस्ट ऑफ सेल्स पूरा ट्रांसफर करने की सेल्स कंट्रोल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये सब एंट्रियां इंटीग्रेटेड और कॉस्टिंग में सेम होंगी, एफए में कोई नहीं। तो ये ड्राइंग से आप लिख सकते हैं, अच्छी ड्राइंग बना दी है। इसकी एंट्री हो जाएगी फिनिश स्टॉक कंट्रोल टू वर्क इन प्रोग्रेस। कंट्रोल इंप्लाइड है, मैं ना भी लिखूं तो इंप्लाइड है। इसकी क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल टू फिनिश स्टॉक कंट्रोल। और इसकी क्या हो जाएगी? सेल्स कंट्रोल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल। 3 ट्रांसफर्स होती हैं, तीनों का मैंने तरीके से आपको बता दिया। क्लियर? डन? ये तो हो गया। अब सेल्स ऑन क्रेडिट हो, एफए में कैश ऑब्लिक डेटर्स टू, नहीं क्रेडिट है तो डेटर्स टू सेल्स। और कॉस्टिंग में जीएलए टू सेल्स कंट्रोल। और इंटीग्रेटेड में डेटर्स टू सेल्स कंट्रोल। कैश सेल्स की एफए में कैश टू सेल्स कंट्रोल, कॉस्टिंग में जीएलए टू सेल्स कंट्रोल, इंटीग्रेटेड में जीएलए की जगह कैश टू सेल्स कंट्रोल। प्रॉफिट ट्रांसफर करना, प्रॉफिट अगर है, प्रॉफिट या लॉस, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल से सीपीएनएल में चला जाएगा और इंटीग्रेटेड में पीएनएल में जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? अगर प्रॉफिट है तो सेल्स कंट्रोल टू सीपीएनएल या पीएनएल इंटीग्रेटेड। अगर लॉस है सीपीएनएल ऑब्लिक पीएनएल टू सेल्स कंट्रोल। देखिए पहले आपको एंट्रियां चार्ट से सिखाई थी, अब एक एक सारी एंट्रियां डिस्कस कर ली हैं। अब तो हर बच्चे को याद हो जाना चाहिए। अगर अभी भी याद नहीं होगा तो आप इसको बार बार देखें तभी याद हो। अब अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन के कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 2, एक कैरी फॉरवर्ड, एक पीएनएल में डाल। पर 2 ऑप्शन किस केस में अवेलेबल है? कॉस्टिंग के लिए। पर इंटीग्रेटेड में एक ही है, पीएनएल में जाएगा। नेक्स्ट, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा ऑप्शन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में है? कोई नहीं, वहां अंडर ओवर होता ही नहीं। मतलब सारे का सारा खर्चा एक्चुअली पीएनएल में चला जाता है। तो इस तरह का कुछ भी होता ही नहीं फाइनेंशियल। ये वर्ड ही हमने कभी फाइनेंशियल में सुना ही नहीं। अगर कैरी फॉरवर्ड करने हो अंडर एब्जॉर्प्शन कैरी फॉरवर्ड करने हो तो क्या होगा? ओवरहेड कंट्रोल सस्पेंस, या ओवरहेड कंट्रोल का दो, ओवरहेड सस्पेंस टू ओवरहेड कंट्रोल। ओवरहेड सस्पेंस कंट्रोल कह दो, चलेगा। ये डिपेंड करता है, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री ओवरहेड सस्पेंस कंट्रोल कह दो, अगर एडमिन है तो एडमिन ओवरहेड, जोन सा ओवरहेड है वहां से। अगर अंडर है, और अगर अंडर को हमने कैरी फॉरवर्ड नहीं करना तो सीपीएनएल या पीएनएल टू ओवरहेड कंट्रोल। लॉस है इसलिए वो पीएनएल में डेबिट होगा। सीपीएनएल यूज करेंगे कॉस्टिंग के लिए और पीएनएल यूज करेंगे इंटीग्रेटेड के लिए। ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ओवर है और कैरी फॉरवर्ड करना, ओवर है प्रॉफिट हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सस्पेंस कंट्रोल अकाउंट हो गया। अंडर एब्जॉर्प्शन है और कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। सीपीएल अंडर मतलब लॉस, पीएनएल टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल। सीपीएल किसमें? कॉस्टिंग में। पीएल किसमें? इंटीग्रेटेड। ओवर एब्जॉर्ब सेलिंग है, कैरी फॉरवर्ड करना। ओवर है, ओवर होता है प्रॉफिट, कैरी फॉरवर्ड करना है। तो टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सस्पेंस, और डेबिट में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, कैरी फॉरवर्ड।
अंडर है, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। लॉस है, अंडर मतलब लॉस। सीपीएल या पीएल टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, ठीक, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, तो सीपीएल में चला गया। सीपीएल कॉस्टिंग में, पीएल इंटीग्रेटेड में। तो ये वही आपका कॉस्ट शीट का अपना चार्ट है, आप देखिए सारी चीजें कवर करा दी गई। इस स्लाइड पे मैं ये बता रहा हूं कि ओवरहेड्स किस किस प्रकार से चार्ज होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए ये वाले पॉपुलर मेथड हैं। एक, पहला हो गया परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, दूसरा हो गया परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, तीसरा हो गया परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट, चौथा हो गया पर यूनिट। ओवरहेड्स को यूनिट्स से डिवाइड कर दो, पर यूनिट आ जाएगा। पांचवा हो गया पर लेबर आर या पर मशीन आर, यानी उसको ओवरहेड्स को लेबर आर से डिवाइड कर दो तो पर लेबर आर खर्चा आ जाएगा, मशीन आवर से डिवाइड कर दो तो पर मशीन आवर आ जाएगा। इसकी चर्चा हम कॉस्ट शीट में भी कर चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के जो पॉपुलर हैं, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ नेट फैक्ट्री कॉस्ट और पर यूनिट बेसिस। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मतलब होता है ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनटू 100, उसका परसेंटेज बना। प्राइम कॉस्ट के केस में प्राइम कॉस्ट का परसेंटेज बना। हाँ, अलग अलग आ जाएगा। उसमें फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन प्राइम कॉस्ट इनटू 100, इसमें हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अपॉन प्राइम कॉस्ट इनटू 100। इसी प्रकार सेलिंग, इसी प्रकार सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के भी कई तरीके हैं। एक, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, दो, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तीन, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, चार, पर यूनिट बेसिस, पांच, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक और भी हो सकता है परसेंटेज ऑफ सेल्स। मतलब वो क्वेश्चन बताता है, यानी ओवरहेड जब हम चार्ज करते हैं तो किसी चीज से कोरिलेट करके करते हैं। जैसे वेजिस का 40% है फैक्ट्री ओवरहेड, तो जितना फैक्ट्री ओवरहेड है उसका 40% जो है हम चार्ज कर देंगे। फैक्ट्री ओवरहेड की चार्ज करने की एंट्री क्या होती है? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल टू फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये डिफरेंट बेसिस अवेलेबल हैं जिनसे हम चार्ज करते हैं। आइए इधर देखिए, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक एक अकाउंट की बात कर रहा हूं, सुनिए। पहला अकाउंट है रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। इसके डेबिट में गाना लिख दिया है मटेरियल आएगा, इसके क्रेडिट में मटेरियल जाएगा। जब भी मटेरियल आएगा ये डेबिट हो जाएगा, जब यहां से मटेरियल जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। अब कॉमन सेंस है, शुरू में ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा, फिर नया माल जो परचेज किया होगा वो 2 GLA करके आ जाएगा, और इंटीग्रेटेड में 2 कैश या 2 क्रेडिटर करके आ जाएगा। और उसके बाद डायरेक्ट वाला कहां भेज दोगे? वर्क इन प्रोग्रेस में। इनडायरेक्ट वाले कहां भेज दोगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर कोई स्टॉक लॉस हो गया है तो वो कॉस्टिंग P&L में चला जाएगा और बैलेंस बच जाएगा। अब इधर देखिए आप, ये रॉ मटेरियल कंट्रोल है। जब खरीदोगे तो इसमें माल आएगा, माल आने का मोटा मोटा एक ही साधन है, खरीद। कॉस्टिंग में GLA के थ्रू आता है और इंटीग्रेटेड में 2 कैश या 2 क्रेडिटर्स, और बाकी सब इसके जाने के हैं साधन। ये डायरेक्ट चला गया, ये इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट, और ये लॉस चला गया। तो एक जगह से आएगा, कई कई जगह जाएगा, जिसमें डायरेक्ट वर्क इन प्रोग्रेस में, इनडायरेक्ट फैक्ट्री का फैक्ट्री ओवरहेड में, एडमिन का एडमिन ओवरहेड में, सेलिंग का सेलिंग ओवरहेड में। अगर लॉस हो गया तो कॉस्टिंग P&L में, बाकी बच गया। ये अकाउंट आपको याद हुआ है? इसको लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रैक्टिकल, इसको करिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा लगेगा, इसको करिए।
अब इसमें आप अकाउंट बनाइए, इसमें एक फिगर मिसिंग है जो आप निकाल लेंगे। जिस बच्चे ने निकाल ली, भाई साहब वो बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया है, मैच्योर्ड हो गया। ये देखिए 52,000। किस किस का आंसर सही था? ये 2 बच्चों आंसर दिखाएं। 52,000 आ रहा है, 52,000 ये रहा आंसर। ये देखिए 52,000। इसमें बैलेंसिंग फिगर 52,000 है। जिस बच्चे की आ गई है बिल्कुल ठीक है, उसके लिए जोरदार तालियां। एक बच्चा चॉकलेट जीत गया। एल का मतलब एबनॉर्मल लॉस है, मैंने करेक्ट कर दिया, आप देख लें, फिगर को करेक्ट कर दिया। अब मैं आपको सिखाता हूं वेजेस कंट्रोल के बारे में। वेजेस कंट्रोल अकाउंट है जिसके डेबिट साइड में हम एक्चुअल वेजेस जो खर्च हुए होते हैं वो दिखाते हैं, जो टोटल हमारे वेजेस हमारे जो पे हुए, क्योंकि डेबिट एक्सपेंस होता है। इसको 2 GLA से पे करते हैं कॉस्टिंग में, और 2 कैश पे करते हैं इंटीग्रेटेड में। फिर जो डायरेक्ट वेजेस हैं वो चले जाते हैं वर्क इन प्रोग्रेस में, और बाकी जो इनडायरेक्ट वेजेस हैं वो अगर फैक्ट्री के हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड में, एडमिन के हैं तो एडमिन ओवरहेड में, सेलिंग के हैं तो सेलिंग ओवरहेड। और उसके बाद भी अगर कुछ वेजेस बच जाते हैं, इसका मतलब वो हमारा नुकसान हो गया, और वो कहाँ चले जाएंगे? कॉस्टिंग P&L। अब इधर देखिए, वेजेस के अंदर जो खर्चा है वो एक ही जगह से आता है, वो कौन सा है? GLA कॉस्टिंग के केस में, और कैश इंटीग्रेटेड के केस में। और बाकी वो जाता है डायरेक्ट वाला वर्क इन प्रोग्रेस, इनडायरेक्ट वाले जो हैं वो जोन जोन से ओवरहेड होते हैं वहाँ चले जाते हैं, फैक्ट्री के फैक्ट्री ओवरहेड में, एडमिन के एडमिन में, सेलिंग के सेलिंग। और जो इनडायरेक्ट वेजेस जो यूज़ नहीं होते या जो वेस्ट हो जाता है टाइम, वो हमारा लॉस हो जाता है, और वो चला जाता है कॉस्टिंग P&L। तो डेबिट में एक्चुअल वेजेस के एक्सपेंस दिखाने हैं, क्रेडिट में उनका क्या हुआ, कहाँ कहाँ वो गए, वो दिखाना है। इस प्रकार हमारा वेजेस कंट्रोल अकाउंट परफेक्ट तैयार हो जाता है। आइए लॉस का एग्जांपल दें। लाइट चली गई, वर्कर्स खाली बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उनको हमें सैलरी तो देनी पड़ेगी। 4 घंटे लाइट चली गई थी, काम नहीं हुआ, 4 घंटे की जो भी हमने सैलरी दी वो हमारी वेस्ट हो गई, वो हम कॉस्टिंग P&L में ले जाएंगे। इसको हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। आइए थोड़ी इस बात की भी चर्चा कर देते हैं कि डायरेक्ट वेजेस जो होती है वो प्राइम कॉस्ट होती है, जो पहले पॉइंट में बताया गया। दूसरे पॉइंट में ये बताया मैंने कि अगर वेजेस अनप्रोडक्टिव है, क्वेश्चन बोलता है अनप्रोडक्टिव वेजेस, तो वो फिर फैक्ट्री ओवरहेड में ले जाओगे, भले वो डायरेक्ट वेजेस ही, पर अगर अनप्रोडक्टिव है तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगे। और अगर इनडायरेक्ट वेजेस बताया गया है और ये नहीं बताया कि वो एडमिन की है, सेलिंग की है, फैक्ट्री की है, तो इनडायरेक्ट वेजेस को आपने सदा फैक्ट्री ओवरहेड मानना, सदा फैक्ट्री ओवरहेड मानना। आइए अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। देखें, ये क्वेश्चन करना है आपने, इसमें आपने वेजेस अकाउंट बनाना है। आराम से तसल्ली से बनाइए, बिल्कुल सही। सही आंसर आपके सामने आने वाला है। बच्चों ने कर लिया है सवाल। अब सही आंसर देखें, ये रहा सही आंसर। इसमें सिर्फ 45,000 प्रोडक्टिव हैं, वही जाएंगी डायरेक्ट वेजेस में। जो 5,000 हैं वो अनप्रोडक्टिव हैं, ये वाली। तो अनप्रोडक्टिव वाली भी कहाँ चली जाएंगी? फैक्ट्री ओवरहेड में। और ये तो है ही इनडायरेक्ट, तो ये तो जाएंगी फैक्ट्री ओवरहेड में, क्योंकि साफ बोला है कि 50,000 डायरेक्ट वेजेस हैं, 45,000 प्रोडक्टिव है। तो कॉमन सेंस लगाएं, बची हुई 5,000 अनप्रोडक्टिव होगी। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं कि अनप्रोडक्टिव वेजेस जो है फैक्ट्री ओवरहेड में जाती हैं। अब अगले पॉइंट की चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है वर्क इन प्रोग्रेस। अब ध्यान दीजिए, वर्क इन प्रोग्रेस में ओपनिंग बैलेंस पड़ा होता है, और इस साल का डायरेक्ट मटेरियल उसमें आता है मटेरियल कंट्रोल से, डायरेक्ट वेजेस आता है वेजेस कंट्रोल से,
और डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं GLA से कॉस्टिंग के केस में और टू कैश इंटीग्रेटेड के केस में। और आपको याद होगा फैक्ट्री ओवरहेड हम कहां चार्ज करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये आपके फैक्ट्री ओवरहेड हो गए, इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड यानी इनडायरेक्ट खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड के आते हैं। अब बेटे इसमें से जो माल तैयार हो जाता है वो फिनिश स्टॉक में चला जाता है, ये फिनिश स्टॉक में गो हो गया, गो का मतलब चला गया, और बाकी बैलेंस बच जाता है। अगर इसमें उसके बाद भी टोटल मैच ना हो तो आप उसको एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन मान सकते हैं और वह कॉस्टिंग P&L में चला जाएगा। नॉर्मली टोटल मैच हो जाना चाहिए, पर बाई चांस नहीं होता तो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन मानकर कॉस्टिंग P&L में ले जाए। ऊपर वाले डायग्राम में देखिए बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस में माल कहां से आता है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल कंट्रोल से आता है, डायरेक्ट वेजेस वेजेस कंट्रोल से आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस GLA या कैश से आता है इंटीग्रेटेड में, और फैक्ट्री ओवरहेड से आपके ओवरहेड आ जाते हैं, राइट। और तैयार माल फिनिश स्टॉक में चला जाता है, और अगर बैलेंस प्रॉफिट लॉस है तो वो कहां चला जाता है, कॉस्टिंग P&L। तो जो प्रॉफिट या लॉस अगर बैलेंस आ रहा है बेटे, अगर इधर आ रहा है ध्यान दें बाय कॉस्टिंग P&L हो जाएगा, और बेटे अगर इधर आ रहा है तो टू कॉस्टिंग P&L हो जाएगा अगर बैलेंस आया तो। क्लियर है, चेक करें। अब अगला क्वेश्चन इस पे दिखाते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, काफी सारे अच्छे पॉइंट। इसमें आपने वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना है और उसमें जो मिसिंग फिगर है वो निकालनी है। अभी वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट मैंने आपको दिखाया था, वही वाला अकाउंट विद मिसिंग फिगर निकालना है। एक अच्छे बेहतरीन सवालों में से एक बढ़िया सवाल। आइए इसका आंसर देखें। अब सुनना ध्यान से, देखो इसमें जो कैच है जिसमें आप फंसे हो मैं बताता हूं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 40,000 है, क्लोजिंग 55,000 है। ओपनिंग यहां दिखा दिया, क्लोजिंग नीचे दिखा दिया। डायरेक्ट मटेरियल चार्ज 40,000 है, वो दिखा दिया। अब इनडायरेक्ट मटेरियल चार्ज 15,000 इसमें नहीं आएगा, 15,000 चला जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, और फिर फैक्ट्री ओवरहेड इकट्ठे चार्ज होके आएंगे। तो ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल चार्ज बोला है 15,000, आपको उल्लू बनाने के लिए बोला है और आप बन गए। तो आपने इसको कहीं नहीं दिखाना, ये वाला बुद्धू बनाने के लिए था, छोड़ दीजिए इस 15,000। डायरेक्ट वेजेस 15,000 वो आएंगे और इनडायरेक्ट वेजेस 5,000 भी फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगे। इसको यहां पर हमने नहीं दिखाना, ये आपको उल्लू बनाने के लिए दिए गए थे और आप बने हैं। अगला है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो भी यहां आ जाएगा। अब ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड में बहुत सारी चीजें गई होंगी, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पर यहां पर जो हम फैक्ट्री ओवरहेड दिखाएंगे वो अलग अलग नहीं दिखाएंगे, हम उसको वेजेस का 200% दिखाएंगे। तो जब हम वेजेस का 200% दिखाएंगे तो उसके अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल का हिस्सा, इनडायरेक्ट लेबर का हिस्सा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का हिस्सा, सब का हिस्सा आ जाएगा। इसलिए उनको अलग से नहीं दिखाना। 200% हम किसका निकालेंगे, ये डायरेक्ट वेजेस का 15,000 का, और वो हो जाएगा 30,000, और उसके बाद हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 74,000। आइए एक बार और सुनिए, इसमें ना हमने इनडायरेक्ट मटेरियल दिखाना है ना इनडायरेक्ट वेजेस दिखाना है, वो दोनों फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगे, और इसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी जाएंगे। और फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो लमसम यहाँ चार्ज होंगे 200% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये जो 200% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है इसको हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। दिया होगा, क्वेश्चन होगा तो जरूर दिया होगा, परसेंटेज नहीं तो कुछ और बताया होगा। वो कोई ना कोई आपको रास्ता जरूर दिखाया जाएगा एग्जाम में। ऐसा नहीं है, कई बच्चे सोचते ना दिया हो तो, बेटा क्वेश्चन ही ना दिया हो तो कैसे करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। उसमें आपको हर चीज मिलेगी क्वेश्चन के अंदर। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। यहां हम चर्चा करेंगे फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक में इधर देखिए ओपनिंग बैलेंस होता है, फिर फिनिश स्टॉक में गुड्स कहां से आते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में। याद है कई बार बोला है मैंने,
और फिनिश स्टॉक में फिर हम क्या चार्ज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस ओवरहेड। जो माल बिक जाता है वो चला जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में और बैलेंस यहाँ बच जाता है। ऊपर डायग्राम में भी ये दिखाया है, फिनिश स्टॉक में माल आता है वर्क इन प्रोग्रेस से तैयार होके और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चार्ज होते हैं, और जो माल बिक जाता है वो आपका चला जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में। लेकिन कभी कभी इसमें अगर बैलेंस बच जाए तो फिर आप उसको लॉस प्रॉफिट मानकर CP&L में डाल दें, अगर बैलेंस बच रहा हो तो। पैसे बचेगा ही नहीं, पर बच जाए तो उसको फिर आप एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन माने और कहाँ दिखाएं, कॉस्टिंग P&L में, अगर ऐसा हो तो। आइए अब एक क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन आपके समक्ष आ रहा है, इसको करिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपने केवल फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाना है और मिसिंग फिगर को प्राप्त करना है। सिर्फ फिनिश स्टॉक अकाउंट, उससे रिलेटेड सब डिटेल्स दिए हैं, आपने बना के आंसर निकालना है। फटाफट निकालिए। सही आंसर आपके मन में कॉन्फिडेंस पैदा करेगा, तो मेहनत करिए। आइए, सही आंसर सामने आने वाला है, राज पे से पर्दा हटने वाला है और अब जो है सही आंसर आपके सामने आ गया। इधर देखिए, क्वेश्चन कहता है ओपनिंग फिनिश स्टॉक 4 लाख, क्लोजिंग 5.5 लाख। जो माल तैयार हो गया उसकी फैक्ट्री कॉस्ट 9 लाख है। आपको याद होगा तैयार माल को वर्क इन प्रोग्रेस से निकालकर फिनिश स्टॉक में भेजा जाता है, वो यहाँ पर आ गया। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो 50% है किसका, वर्क इन प्रोग्रेस का, तो इसका 50% निकाल लें। तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 12 लाख। 12 लाख जो हो गया वो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला जाएगा। बाकी जितनी भी डिटेल दी है उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो मात्र आपको बुद्धू बनाने के लिए दी गई है। चेक करें, क्लियर है। अब आगे चर्चा करेंगे 2 अकाउंट की, कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स कंट्रोल। इधर देखिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट फिनिश स्टॉक से निकल कर आता है। फिर उसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ते हैं और टोटल अमाउंट को सेल्स कंट्रोल में भेज देते हैं। सेल्स कंट्रोल के क्रेडिट साइड पे होती है सेल्स, कॉस्टिंग के केस में बाय GLA लिख देंगे और इंटीग्रेटेड के केस में बाय कैश या डेटर्स लिख देंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो प्रॉफिट हो जाएगी जो कॉस्टिंग P&L में चली जाएगी। ऊपर चित्र देखिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ से आ रहा है, फिनिश स्टॉक से, और ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एब्जॉर्ब हो गए। उसके बाद जो इसका अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, सेल्स कंट्रोल। तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। सेल्स कंट्रोल में सेल्स आएगी GLA से और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कॉस्टिंग P&L में चला जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में फिनिश स्टॉक से माल आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से आता है और सेल्स कंट्रोल में चला जाता है। सेल्स कंट्रोल में कॉस्ट ऑफ सेल्स से आता है, GLA से आता है और CP&L में चला जाता है। अच्छे से इसे कॉपी करें, फिर इस पे क्वेश्चन आएगा। आइए अब इस पे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए। ये क्वेश्चन, अब इसमें आपने 3 अकाउंट बनाने हैं बेटा, फिनिश स्टॉक अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, सेल्स कंट्रोल अकाउंट। और अगर आप ये 3 अकाउंट बना लेते हैं तो इसका मतलब आप इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं। आप देखेंगे हमने धीरे धीरे सारे अकाउंट्स बनाना सीख लिए हैं। इसमें आपको सारी डिटेल्स दी हुई हैं, फिनिश स्टॉक की भी, कॉस्ट ऑफ सेल्स की भी, सेल्स कंट्रोल की। बनाइए, आंसर आपके सामने आने वाला है। दिल थाम लीजिए, आंसर आपके सामने आ गया है। देखिए, आइए एक बार करके दिखाते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिनिश स्टॉक 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 5.5 लाख।
ओपनिंग यहाँ लिखा 4, क्लोजिंग नीचे लिखा 5.5। फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स 9 लाख रुपए, तो फिनिश स्टॉक में वर्क इन प्रोग्रेस से 9 लाख रुपए आ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओवरहेड्स आर 50% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो इसको इसका 50% बना लीजिए, तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस ओवरहेड आ जाएगा। अब इसकी जो बैलेंसिंग फिगर है 12 लाख, वो चली गई कॉस्ट ऑफ सेल्स में। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोले हैं 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसका 20% निकाल लीजिए, 240 आ जाएगा। फिर इसकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो चली गई सेल्स कंट्रोल में। सेल्स बता गई है 15 लाख और 60,000 का प्रॉफिट आ गया, जो आपका चला जाएगा कॉस्टिंग P&L में। सारे कॉन्सेप्ट कई बार कराए गए हैं ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। किस किस का ठीक था, हाथ खड़ा करें। गुड। आइए अब खास बात पे आए, लास्ट पॉइंट पर। वैसे तो 20 दफा बता चुके हैं, लास्ट तो क्या है। फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज होते हैं वर्क इन प्रोग्रेस में, ऑफिस ओवरहेड चार्ज होते हैं फिनिश स्टॉक में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चार्ज होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कई बार बता दिया गया है। अगर कोई भी अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन हो तो उसके 2 ट्रीटमेंट हैं, एक P&L में ले जाएं, एक कैरी फॉरवर्ड कर लें। लेकिन अगर हम इंटीग्रेटेड की बात करें तो वहां केवल एक ही ट्रीटमेंट है कि उसको P&L में ले जाएं। आइए इन सभी अकाउंट्स के दर्शन कराएं, बस यही अकाउंट रह रहे थे। फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा मटेरियल कंट्रोल से, इनडायरेक्ट लेबर आएगी वेजेस कंट्रोल से, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट से, और अगर इंटीग्रेटेड है तो टू कैश से। जो इसके खर्चे होते हैं वो वर्क इन प्रोग्रेस में चार्ज हो जाते हैं, उसके बाद ये अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए। पर बेटा अगर बैलेंस बच रहा है तो उसको आप या तो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे या आप कॉस्टिंग P&L में डाल देंगे। कैरी फॉरवर्ड करना है तो सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। सेम प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्वेश्चनों में ना तो इनडायरेक्ट मटेरियल दिया होता है ना इनडायरेक्ट वेजेस, सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिए होते हैं जो हम GLA से दिखा देते हैं। उसके बाद इसका जो चार्जिंग होता है वो होता है फिनिश स्टॉक में। इसके अंदर अगर बैलेंस बच जाए, ये है अंडर और ये है ओवर, तो इसके 2 ट्रीटमेंट हैं जैसे चर्चा कर चुके हैं, या तो कैरी फॉरवर्ड कर लें या कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर दें। इसी प्रकार बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज होते हैं वो चार्ज होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को। इसके अंदर अगर बैलेंस बचता है तो या तो अंडर एब्जॉर्ब्ड है, क्रेडिट में बचा, डेबिट में बचा तो ओवर एब्जॉर्ब्ड है, उसको आप या तो कैरी फॉरवर्ड कर दें या कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर दें। तो कुल मिला के मैंने तीनों ओवरहेड्स के आपको अकाउंट दिखा दिए हैं। जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड होता है उसके अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस तीनों मिलते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चनों में देखा है कि बाकी दोनों ओवरहेड्स में सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स के अंदर 2 GLA से आते हैं और इंटीग्रेटेड में 2 कैश से आते हैं। और जो इनका बैलेंस होता है मैं फिर बता रहा हूं, कॉस्टिंग में 2 मेथड्स अवेलेबल हैं, एक कैरी फॉरवर्ड करिए या कॉस्टिंग P&L में डालिए, पर इंटीग्रेटेड में एक ही अवेलेबल है P&L में ट्रांसफर करना। लिख लीजिए। आप लोगों ने इसको देखा, समझ लिया, अब इस पे क्वेश्चन है, आप करके दिखाएं, आपके मन में एक अजीब सा उत्साह पैदा होगा। करिए। सामने आ गया क्वेश्चन, इसे करें। देखिए ये इसका आंसर आपके सामने आ गया है, बोलिए नहीं, आंसर सामने आ गया है। इनडायरेक्ट मटेरियल 5000, इनडायरेक्ट वेजेस 8000।
मैंने आपको बताया था, अगर ये ना बताया हो कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस कौन से ओवरहेड का है, तो आपने फैक्ट्री ओवरहेड लेना है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड अमाउंटेड टू 25,000 फैक्ट्री ओवरहेड के, 30,000 एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के और 16,000 आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के। फैक्ट्री ओवरहेड जो चार्ज हुए 35,000, फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज होते हैं वर्क इन प्रोग्रेस को 35,000, इसमें 3,000 का बैलेंस आया जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा या कॉस्टिंग P&L में चला जाएगा। ये आपका अंडर एब्जॉर्ब है। क्या है? अंडर एब्जॉर्ब। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चार्ज हुए 32,000, इसमें 2,000 का बैलेंस डेबिट साइड पे आया है, ये ओवर एब्जॉर्ब है। ये भी या तो आप कैरी फॉरवर्ड कर लो या कॉस्टिंग P&L में डाल दो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो चार्ज हुए 14,000 हैं, इसमें 2,000 बैलेंस क्रेडिट साइड पे आया है, ये आपका अंडर एब्जॉर्ब है। या तो इसको आप कॉस्टिंग P&L में डाल दो या इसको कैरी फॉरवर्ड। सिंपल सा है, इनमें कभी भी अंडर या ओवर आ सकता है, उसको आपका ट्रीटमेंट मैंने बता दिया। आइए एक स्लाइड ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन पे लिखेंगे। इसकी चर्चा मैं पहले भी कई बार कर चुका हूं कि ओवरहेड्स जो हैं वो कॉस्टिंग में किसी हिसाब से दिखाए जाते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज होते हैं वर्क इन प्रोग्रेस को, एडमिन चार्ज होते हैं फिनिश स्टॉक को, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को। 10 दफा कर लिया है, आपके खून में मिल चुका है। ये लास्ट है ताकि आप इसको लिख लें। अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा हो, इसको हम ओवर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं और ये प्रॉफिट होता है। और अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एक्चुअल से कम हो, इसको अंडर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं और ये लॉस होता है। ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन के दो ट्रीटमेंट हैं, 10 बार बता दिया। या तो कॉस्टिंग P&L में ले जाए या कैरी फॉरवर्ड कर दिया। कॉस्टिंग के अंदर दोनों ऑप्शन चलते हैं, पर इंटीग्रेटेड में P&L वाला ही ऑप्शन चलता है। तो लिख लीजिए, सारा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड।